हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज गो एंड चेक। एंड आज हम लोग चैप्टर 9 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर 9 है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड मेक श्योर आपके सामने एनसीईआरटी की बुक की एक हार्ड कॉपी या पीडीएफ नोट्स आपके सामने अवेलेबल होना ही चाहिए। इससे आपको मेरी बताई हुई चीजें आसानी से समझ में आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। जागिनी एट द मार्केट। जागिनी मार्केट में है। जागिनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जागिनी क्या करती है? एक मेले में जाती है। अपने गांव में उसके मेले लग रहा है, वो वहां जाती है। ठीक है। She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic bucket, clothes printed with brilliant floral designs and clockwork toys, all of which came from the city. So जागनी को क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छे लगता है इस तरीके की चीजों को देखना और छूना। किस तरीके की चीजों को देखना और छूना? पॉट्स को, शाइनी स्टील पैन को, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स को, क्लोथ्स प्रिंटेड किए हुए क्लोथ्स को, जैसे बहुत सारे फ्लावर का डिजाइन किया गया हो, और क्लॉक वर्क टॉयज को। ठीक है, जो क्लॉक वर्क टिकटॉक टिकटॉक करके टॉयज होते उस तरीके से खिलौने को। ये सभी चीजों को वो उसे देखना बहुत ज्यादा और छूना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जो चीजें सिटीज से आती हैं, शहरों से आती हैं। द मेन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। जो मेन आते हैं, जो मेन है यहाँ पे मौजूद, वो क्या करते हैं? इन सभी चीजों को स्प्रीड करते हैं और क्या करते हैं? वो लोग बसेस और ट्रक से आते हैं, इन सभी चीजों को लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, और काम खत्म होने के बाद वो वापस अपना जो दिन खत्म होता है वो वापस चले जाते हैं। सो व्हाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव? उसके माइंड में ये थिंक आता है कि क्यों ये लोग मूव करते हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी मम्मी उसे बताती कि वो लोग ट्रेडर्स हैं। पीपल हु बाउट थिंग्स वेयर दे वर मेड। लोग वो चीजें, ये लोग वो चीजें खरीदते हैं जहां ये बनता है, और सोल्ड देम एल्सवेयर, और उसे वो कहीं और ले जाकर के बेचते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हमें किस तरीके से, कैसे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हमें पता चला। यू रीड अबाउट द नदन ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 8। हमने चैप्टर 8 में नदन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पढ़ा था। ये एक फाइन पोइट्री, स्पेशली बाउल्स होता है प्लेट्स का, जो आर्कोलॉजिस्ट के जरिया साइट्स में पाया गया था, सब कॉन्टिनेंट के साइट में पाया गया था। सो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस? आप कैसे सोच सकते हो कि ये कैसे यहाँ इस जगह पे पहुंचा होगा? ट्रेडर्स में हैव कैरी देम फ्रॉम द प्लेसेस। तो इस चीजों को लाने वाले कौन होंगे? ट्रेडर्स ही होंगे, जो इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके गया। वेयर दे वर मेड, जहां ये बने होंगे और कहीं और जाकर के सेल किया गया होगा इसे। सो ये ट्रेडर्स ही थे। इससे प्रूफ होता है South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire. देखिए, जो साउथ इंडिया है ना, वो गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली काली मिर्च, पेपर जो होता है हमारा, जीरा गोल्ड की, और प्रेसियस स्टोन, कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था और बहुत ज्यादा फेमस होता था रोमन एम्पायर। बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था रोमन एम्पायर में, और ये साउथ इंडिया में फेमस था ये सारी चीजें। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड, और ये चीजों को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे? इन चीजों को, इन सामानों को कैरी करते थे रोम ले जाने के लिए। शिप्स के जरिया, शिप के थ्रू जाते थे वो, समुद्र को पार करके, या लैंड के थ्रू चैरिट वगैरह के जरिया। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in the South India. वहाँ पे क्या है? ट्रेड के पर्पस में रोमन का गोल्ड का कॉइन जो था वो साउथ इंडिया में पाया गया। जाहिर सी बात, ये चीजें एक्सचेंज हुई होगी। रोमन का गोल्ड यहाँ आया होगा, मतलब रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। हाँ, रोमन का गोल्ड कॉइन जो था वो साउथ इंडिया में पाया गया। तो इससे प्रूव होता है कि उस वक्त ट्रेड होता था। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दिस रीच इंडिया? आप सोच सकते हो क्यों और कैसे ये इंडिया तक पहुंचा? तो ट्रेड के जरिया, ट्रेडर्स के जरिया, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा अ पोएम अबाउट ट्रेड।
वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोयम। हमें इस तरीके का ट्रेड का जो एविडेंस है वो संगम पोएम्स में मिलता है। Here is one which describe the goods brought into पुहार। यहाँ पे ऐसे गुड्स के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है जिससे पुहार में लाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ईस्ट कोस्ट का। तो जो चीजें लाई गई हैं देखिए, स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप, हॉर्सेस को शिप्स के जरिया समुद्र के रास्ते से लाया गया था। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट, ठीक है, और ब्लैक पेपर को कार्ट के जरिए लाया गया था। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालय, हिमालय में जो जेम्स एंड गोल्ड पैदा होते हैं। सैंडलवुड को वेस्टर्न हिंद से लाया गया था। पियर्स को सदर्न सी से लाया गया था। कोरल्स को ईस्टर्न ओशियन से लाया गया था। गंगा और कावेरी से क्रॉप्स वगैरह को लाया गया था। और फूड स्टफ्स श्रीलंका, पोइट्री म्यांमार से। सो इस तरीके से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट हुई थी। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन, आपको सभी चीजों का लिस्ट रेडी करना है जो मेंशन किया गया। व्हाट विल दे बी यूजफुल, और इन चीजों का क्या इस्तेमाल होता था। सो आप ये करो, ये आपका टास्क है। ओके, ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, ट्रेडर्स क्या करते थे, बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर किए हैं। सम ऑफ दिस फॉलो द कोस्ट, और कुछ क्या करते थे ना, कोस्ट के कोस्ट जो होता था ना, किनारे वाला हिस्सा, उसके थ्रू वो लोग चलते थे ताकि वो उन्हें कोस्ट नजर आते रहे, वो गुमे नहीं, हेराए नहीं। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी, और उसमें से कुछ होते थे जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के थ्रू भी रास्ते से आए हैं। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून वाइन टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, और जो सेलर्स होते थे वो मानसून की वाइन का एडवांटेज उठाते थे ताकि वो रास्ता अपना जल्दी से तय कर ले, वो मतलब समुद्र को सी को इजिली तौर पर क्रॉस कर ले आसानी से। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंड अरबिया, अगर वो लोग क्या करते थे, अगर सब वेस्टर्न कोस्ट के सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचना है तो ईस्ट अफ्रीका और अरबिया से जाना है, तो दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो वो उस वक्त में सेल किया करते थे साउथ वेस्ट मानसून की, जब हवाएं मतलब मानसून होता था तब वो सेल करते थे। एंड स्टडी शिप had to be built for this long journey, और इस जर्नी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत शिप बनाने की जरूरत होती थी। ओके, न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ है, आप सामने बुक रखो, आपको समझ में आएगी, और इसके लिए सॉरी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। सो सदर्न का जो हाफ हमारा हिस्सा है, इंडिया के मैप में देखोगे तो सदर्न का जो हाफ है हमारा सब कॉन्टिनेंट का, जो पूरा आधा हिस्सा है वो क्या है, कोस्टल लाइन से एक बहुत ज्यादा घिरा हुआ और काफी लंबा कोस्टल लाइन है, जिसमें हिल्स हैं, प्लेटूज हैं, रिवर वैली सभी आते हैं। अमंग द रिवर वैली, और रिवर वैली के साथ साथ दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, और जो कावेरी रिवर है हमारा वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। शेफ एंड किंग हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जो उस वक्त के शेफ और किंग्स होते थे वो क्या करते थे, इस तरीके की रिवर वैली को कंट्रोल करना चाहते थे, कोस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों भैया, रिच बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंद्र, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी के पर्पस में, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। संगम पोएम को मेंशन किया गया है मूवेंद्र में, ठीक है। दिस इज द तमिल वर्ड, ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री शेफ। ओके, यूज फॉर द हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिलीज, और ये थ्री रूलिंग फैमिलीज से होते थे चोलास, चेरास एंड पंड्यास। लगभग जिसे हम लोग मैप 7 पेज 105 पे देख सकते हैं। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो, मतलब 300 BC, ठीक है। वो सबसे ज्यादा उस वक्त बहुत ज्यादा साउथ इंडिया में ये जो चोलास, चिरास एंड पंड्यास थे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ईच ऑफ द थ्री शेफ हैड 2 सेंटर ऑफ पावर, ये 3 शेफ जो थे हर एक का मतलब चोलास, चिरास एंड पंड्यास के 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे। एक होता था इनलैंड, ठीक है, एंड और दूसरा होता था कोस्ट, ठीक है। सो और इनकी 6 सिटीज होती थी, और इम्पोर्टेंट जो होती थी इनमें से 2 इम्पोर्टेंट होती थी, एक होते थे पुहार और दूसरा होता था मदुराई। पुहार और कावेरी पत्तनम द पोर्ट ऑफ द चोलास, एंड मदुराई जो होता था वो कैपिटल होता था पंड्यास का। सो द शेफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स,
उस वक्त के शेफ क्या करते थे, रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे और ना ही वो किसी तरह के गिफ्ट का डिमांड करते थे या लेते थे लोगों से। वो अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस को भेजा करते थे ट्रिब्यूट वगैरह को कलेक्ट करने के लिए अपने आसपास के एरिया से, ठीक है। जिससे वो क्या करते थे, कुछ वेल्थ अपने पास रखते थे और कुछ जो बचता था वो क्या करते थे, अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों के करीबी रिश्तेदारों के में वो क्या करते थे, बांट देते थे, जिनमें उनकी फैमिली, सोल्जर्स, पोएट वगैरह होते थे। मैनी पोइट हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन। बहुत सारे ऐसे पोइट हैं जिनकी कंपोजिशन संगम कलेक्शन में पाए गए हैं। इन प्रेज ऑफ चेफ हु ऑफ्टन रिवॉर्डेड देम विद द प्रेशियस स्टोन। और इन पोइट को क्या किया गया था, मतलब उन लोगों ने इनकी तारीफ की होगी, इनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी, तो उनको प्रेशियस स्टोन्स वगैरह रिवॉर्ड से नवाजा जाता था। उसमें होता था प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स होते थे। सो वो तो लिखेंगे ही, इनकी तारीफ तो करेंगे ही क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। अच्छा। सो अराउंड 200 years later a dynasty known as the Satavahanas become powerful in western India. So around 200 years later मतलब 200 साल बाद, मतलब 100 BC, ठीक है। सो एक डायनेस्टी सामने आई और उस डायनेस्टी का नाम था सत्तावाहनस, जो बहुत ज्यादा वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल सामने होकर के आई थी, जिसे हम मैप 7 पेज नंबर 105 में देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। सत्तावाहनस के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कौन, गौतमी पुत्र श्री सत्तागर्नी, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। We know about him for an inscription composed on behalf of his mother. हम इनके बारे में हम inscriptions की compositions कंपोज के थ्रू जान सकते हैं जो उनकी मदर ने लिखा था, और इनकी मदर का नाम था गौतमी बाला श्री। He and other Sattavahana rulers were known as lords of the Dakshinapatha. ये मतलब ही वो और इसके अदर सत्तावाहना जो रूलर्स थे वो लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणा पत्था के नाम से जाने जाते थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, और ये जो रूट था वो साउथ की तरफ जाता था, विच वाज आल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, और सदर्न रीजन के लिए नाम के तौर पर इसे यूज किया जाता था। He sent his army to the eastern, western and southern coast, और उसने क्या किया, अपनी आर्मीज को भी ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट के हिस्सों में भेजा। सो व्हाई डू यू थिंक he wanted to control the coast? So आप क्या सोचते हो कि उन्हें क्यों जरूरत थी इन कोस्ट पर कंट्रोल करने के लिए? सो थिंक करो फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, मेरी लेक्चर। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो और आप इससे चीजें समझ पा रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।